हेलो एवरीवन। हम ग्रिग्नार रिएजेंट की रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा कर चुके हैं और उसमें हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में बात कर चुके हैं। अब ग्रिग्नार अभिकर्मक की कुछ अतिरिक्त विशिष्ट अभिक्रियाएं भी है जिनके बारे में अपन बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक -80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोपरऑक्साइड यौगिक बनाते हैं, जो कमरे के ताप पर अतिरिक्त ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल देते हैं। जैसे ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है RMgX, इसकी क्रिया अपन O2 से करवाएंगे और ये क्रिया होगी -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ROOMgX, इसका हम जल अपघटन कराएंगे यानी कि जल से क्रिया कराएंगे तो +HOH, ये अम्लीय माध्यम में जल अपघटन हो जाएगा। तो यहां प्राप्त होगा आपके पास ROOH प्लस MgXOH। अब इसकी आप कमरे के ताप पर दोबारा ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया करा सकते हो RMgX। तो ROH ये तो एल्कोहल में बदल गया और ये ROMgX में चेंज हो जाएगा, जो पुनः जल अपघटित होगा, जल के साथ रिएक्शन देगा और ये भी वापस एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा और MgXOH। तो इस प्रकार से हम ग्रिग्नार अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त कर चुके हैं। ग्रिग्नार अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल अपन पहले भी प्राप्त किए थे जब अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराई थी, तो ग्रिग्नार के एल्कीन समूह से एक कार्बन अधिक वाला प्राथमिक एल्कोहल मिला था। एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई थी तो ग्रिग्नार के एल्कीन समूह से 2 कार्बन अधिक वाला मिला था। लेकिन इस वाली रिएक्शन से हम ग्रिग्नार अभिकर्मक के एल्कीन समूह के समान कार्बन वाला प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ग्रिग्नार अभिकर्मक की ऑक्सीजन के साथ -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करवाएंगे और प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराएंगे तो एल्किल हाइड्रोपरऑक्साइड यौगिक बनेगा, जो कमरे के ताप पर दोबारा ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया करेगा, जो एल्कोहल देगा और जो सह उत्पाद प्राप्त होगा वो पुनः जल अपघटित होकर वो भी एल्कोहल ही देगा। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराकर ग्रिग्नार अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं। थायो एल्कोहल यानी थायोलों का संश्लेषण भी करा सकते हैं। इसमें अपन को ऑक्सीजन के जगह पे सल्फर के साथ अभिक्रिया करानी पड़ेगी। तो RMgX प्लस सल्फर का अणुसूत्र A8 होता है, तो यहाँ 8 लिख देते हैं अपन ताकि सभी की संख्या बराबर हो जाए। तो 8 R O की जगह S हो जाएगा और MgX प्लस 8 ही HOH कर देते हैं अपन इसके साथ जल अपघटन में अम्लीय माध्यम में। तो 8 RSH प्लस 8 ही Mg के साथ X और OH, तो ये एल्केन थायोल बन गए यानी थायो एल्कोहल प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने से एल्कोहल बन रहे हैं, सल्फर के साथ अभिक्रिया कराने से थायो एल्कोहल प्राप्त हो रहे हैं। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक के प्रयोग की कुछ सीमाएं भी हैं। एक तो ग्रिग्नार अभिकर्मक अत्यंत क्रियाशील यौगिक होते हैं और ये नमी से भी क्रिया करते हैं, लेस मात्र नमी से भी क्रिया कर जाते हैं, CO2 के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो जब भी हम ग्रिग्नार अभिकर्मक का संश्लेषण कर रहे हो, इनको बना रहे हो या इनके द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण कर रहे हो, तो उन अभिक्रिया परिस्थितियों में बिल्कुल शुष्क वातावरण यानी नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और CO2 रहित वातावरण होना चाहिए। और ये मुश्किल काम है क्योंकि शुष्क और CO2 रहित वातावरण उत्पन्न करना एक आसान काम नहीं है, मुश्किल काम। इसके अलावा ग्रिग्नार अभिकर्मक को केवल उन एल्किल हैलाइडों से ही बना सकते हैं जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन या सक्रिय समूह उपस्थित नहीं हो, जैसे OH नहीं हो, NH2 नहीं हो, कीटोनिक समूह नहीं हो, इस प्रकार से, क्योंकि ये इन समूहों के साथ रिएक्शन करता है। और अगर ग्रिग्नार अभिकर्मक की आप ऐसे यौगिक के साथ अभिक्रिया करा रहे हो जिसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह मौजूद हो, तो आप जिस उत्पाद को प्राप्त कर रहे हो ये तो बनेगा इसे,
लेकिन उसके साथ ही बहुत से अवांछित उत्पाद भी प्राप्त हो जाएंगे जिनके पृथक करने में काफी कठिनाई आएंगी। इसलिए ग्रीन्यार अभिकर्मक का उपयोग करना आसान भी नहीं है, काफी कठिन भी है, काफी सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ता है, लेकिन फिर भी काफी यौगिकों का निर्माण करने के कारण और अत्यंत सक्रिय कार्य होने के कारण ये कार्बनिक संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण यौगिक है। तो ये हमने कार्ब मैग्नीशियम यौगिक की बात की है जो ग्रीन्यार अभिकर्मक इसमें महत्वपूर्ण रूप से पड़ा है। अब अपन बात करते हैं कार्ब जिंक यौगिक। तो पहला कार्ब धात्विक यौगिक के पीटी C2O4 Cl3H2O, ये पहला कार्ब धात्विक यौगिक है। अगर परीक्षा में 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछा जाए, प्रथम कार्ब धात्विक यौगिक का नाम लिखिए। इसको जीसेस लवण कहते हैं, जीसेस लवण। ये 1825 में बनाया गया था, लेकिन इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिला, बहुत ज्यादा उपयोगी यौगिक नहीं है। उसके बाद फ्रैंकलैंड नाम के वैज्ञानिक ने जिंक के कार्ब धात्विक यौगिकों में 1849 यानी कि 1849 में डाई एल्किल जिंक यौगिक बनाए। तो फ्रैंकलैंड ने बनाए थे, तो उन्हीं के सम्मान में इनको फ्रैंकलैंड अभिकर्मक भी कहते हैं। कार्ब जिंक यौगिकों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो जिंक एल्किल, जिसमें जिंक किसी एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ होता है, और एक एल्किल जिंक हैलाइड। तो अपन इनको बनाने की विधि के बारे में बात करें तो इनको निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है। ETI, यहां पर ET कोई एल्किल समूह भी हो सकता है और कोई एरिल समूह भी हो सकता है, और इसकी क्रिया हम Zn से कराएंगे। तो ये बन जाएगा ETZnI, और ETZnI इसके अपन 2 अणु ले लेंगे। तो ET होल ट्वाइस Zn प्लस ZnI2, और ये रिएक्शन होगी नाइट्रोजन के अक्रिय वातावरण में। तो इस प्रकार से जिंक के कार्ब धात्विक यौगिक बनाए जा सकते हैं। यहां ET एरिल या एल्किल समूह है, तो एरिल आयोडाइड या एल्किल आयोडाइड प्रयुक्त करते हैं तो अभिक्रिया काफी सफलतापूर्वक संपन्न होती है, और आराम से अपन को डाई एरिल जिंक या डाई एल्किल जिंक की पर्याप्त लब्धि प्राप्त होती है। परंतु एल्किल या एरिल आयोडाइड महंगे होते हैं, तो इसकी जगह पर हम एल्किल ब्रोमाइड का जिंक कॉपर युग्म के साथ उपयोग करते हैं, और नाइट्रोजन के अक्रिय वातावरण की जगह CO2 के अक्रिय वातावरण का भी उपयोग कर लेते हैं। उसके अलावा इसको धातु विस्थापन विधि के द्वारा भी बनाया जाता है। इसमें जिंक क्लोराइड की ट्राई एल्किल एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ये जिंक क्लोराइड ZnCl2 और ट्राई एथिल एल्युमिनियम, एथिल की जगह और कोई दूसरा एल्किल समूह मेथिल भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहां पर अपने पास डाईएथिल जिंक C2H5 Zn, डाईएथिल जिंक यानी कि फ्रैंकलैंड अभिकर्मक अपन को प्राप्त हो जाएगा, और उसके अलावा 2C2H5 ZnCl साइड में निकल जाएगा। तो इस प्रकार से धातु विस्थापन विधि के द्वारा भी जिंक के कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त किए जा सकते हैं। जहां तक अपन बात करें डाई एल्किल जिंक, बिल्कुल सहसंयोजक और रेखीय अणु होते हैं, जबकि एल्किल जिंक हैलाइड ग्रीन्यार अभिकर्मक के समान द्विलकीय यानी कि 2 अणु जुड़े हुए रूप में द्विलकीय अवस्था में पाए जाते हैं। जिंक के कार्ब धात्विक यौगिक वाष्पशील होते हैं और वायु में स्वतः ही जल उठते हैं। ये जल के साथ भी अत्यंत शीघ्रता के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन ये ग्रीन्यार अभिकर्मक की अपेक्षा थोड़े कम क्रियाशील है। इसी कारण से ये CO2 के साथ अभिक्रिया नहीं करते, जबकि ग्रीन्यार अभिकर्मक CO2 के साथ अभिक्रिया करके एल्केनोइक अम्ल देते हैं। इनकी एल्किन साइनाइडों, कीटोनों, एस्टरों आदि के साथ भी अभिक्रियाएं मंद गति से संपन्न होती है। अब इनकी कुछ अभिक्रियाएं की बात करें, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के साथ अगर आप इनकी अभिक्रिया कराओगे तो चतुष्क कार्बन युक्त एल्केन प्राप्त हो जाएगा। जैसे डाईमेथिल जिंक ले लिया आपने, और इसके साथ तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड ले लेते हैं अपन,
ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो CH3C के साथ CH3 और फिर ये CH3 और Cl की जगह भी यहाँ CH3 आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास क्या बच जाएगा, CH3ZnCl। तो ये नियोपेंटेन प्राप्त हो गया, जिसमें बीच वाला कार्बन चतुष्क कार्बन है, क्योंकि इसकी श्रेणीता 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बैलेंस हो रही है। तो इस प्रकार से तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के साथ अगर अपन डाइएल्किल जिंक की अभिक्रिया करवाएंगे तो चतुष्क कार्बन युक्त एल्केन प्राप्त होंगे। अगर इनकी क्रिया डाइएल्किल जिंक की क्रिया अम्ल क्लोराइडों के साथ कराएंगे RCOCl तो फिर कीटोन बनेंगे। अब R की जगह मेथिल ले लें तो CH3COCl, जिसको एसिटिल क्लोराइड भी कहते हैं या एथेनॉइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो ये Cl की जगह इधर से मेथिल ट्रांसफर हो जाएगा और ये एसीटोन बन जाएगा CH3COCH3, जो कीटोनों का प्रथम सदस्य है। और इसके अलावा CH3ZnCl बन जाएगा। तो इस प्रकार से तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के साथ चतुष्क कार्बन युक्त एल्केन दे रहा है, जबकि अम्ल क्लोराइडों के साथ क्रिया करके ये कीटोन देता है। इसके अलावा एक रीफॉर्मेश की अभिक्रिया है। रीफॉर्मेश की अभिक्रिया में मध्यवर्ती जिंक का कार्बधातुक यौगिक प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में अल्फा ब्रोमोएस्टरो की किसी कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया होती है, जो जिंक की उपस्थिति में होती है, जिसके द्वारा मध्यवर्ती जिंक का कार्बधातुक यौगिक प्राप्त होता है, जो जल अपघटित होकर अल्फा ब्रोमोएस्टर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे CH3 CH C+OC2H5, तो ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से यहां पर ये ब्रोमो जोड़ दिया तो बीटा। अब इस पर अपन जिंक की रिएक्शन कर रहे हैं पहले, तो CH3 CH ZnBr और यहां हो जाएगा C+OC2H5। अब इसकी किसी कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया कराएंगे CH3 CH ZnBr और C+OC2H5। कार्बोनिल यौगिक जैसे कीटोन हो गया RCOR, तो ये R और C और डबल का सिंगल कर दिया तो O पर तो जुड़ जाएगा ZnBr, और आपके C पर ये नेगेटिव एल्किल समूह होता है कार्बधातुक यौगिकों में। तो CH, जिसके एक साइड में CH3 है और एक साइड में एस्टर है C+OC2H5, ये मध्यवर्ती जिंक यौगिक है। अब इसका अपन जल अपघटन कराते हैं HOH अम्लीय माध्यम में, तो यहां से आपका ZnBr के साथ ये OH निकल जाएगा और यहाँ O के पीछे H आ जाएगा। तो RRCOH और यहाँ CH3 C+OC2H5 प्लस Zn के एक साइड में Br जुड़ गया और एक तरफ OH जुड़ गया। तो ये अल्फा और बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह आ गया, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है। इसका एस्टरों के जल अपघटन से अम्ल बन जाते हैं, इसलिए इसका आगे भी जल अपघटन हो सकता है अम्लीय माध्यम में। तो ये C+O के बाद H आ जाएगा। तो RRCOH और ये CH और इधर CH3 और ये C+OH प्लस C2H5OH। तो फाइनली बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से यह रीफॉर्मेश की अभिक्रिया में भी मध्यवर्ती यौगिक के रूप में निर्मित होता है। एक साइमन स्मिथ अभिकर्मक बनाने में भी जिंक का या जिंक के कार्बधातुक यौगिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। साइमन स्मिथ अभिकर्मक को सबसे पहले साइमन और स्मिथ दोनों ने मिलकर बनाया था और उन्हीं के सम्मान में इसको साइमन स्मिथ अभिकर्मक कहते हैं। इसमें डाई आयोडोमेथेन होता है CH2I2। इसकी जिंक कॉपर युग्म के साथ रिएक्शन कराते हैं ZnCu, तो I CH2 ZnI प्लस Cu अलग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं साइमन स्मिथ अभिकर्मक। ये एल्कीनों पर स्टीरियो विशिष्टता से सिस योग करेगा, समपक्ष योग।
और साइक्लो एल्केनों का मिक्सचर देता है। जैसे ये कोई भी एल्कीन है, एल्कीन में C डबल बॉन्ड C होता है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे प्लस ICH2ZnI के साथ, तो ये डबल का सिंगल कर देंगे अपन, तो ये CH2 जुड़ गया, ये Zn और ये I और इधर I, इसका आगे अपन गर्म कर देंगे तो ये यहीं से क्लोज हो जाएगा यौगिक, प्लस ZnI2 अलग हो जाएगा। इस प्रकार से साइक्लो एल्केन बन जाएंगे। तो साइक्लो एल्केन बनाने में साइमन स्मिथ अभिकर्मक बहुत महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। तो इसमें साइमन स्मिथ अभिकर्मक को आप बना सकते हो डाइआयोडोमेथेन की जिंक कॉपर युग्म के साथ रिएक्शन द्वारा, और साइमन स्मिथ अभिकर्मक की जब आप एल्कीनों पर योग कराते हो तो ये स्टीरियो विशिष्टता यानी त्रिविम विशिष्टता के साथ समकक्ष योग देता है, और साइक्लोप्रोपेन या साइक्लो एल्केनों का मिश्रण, एल्कीन बड़ी भी हो सकती है, तो साइक्लो एल्केनों का मिक्सचर ही अपन को दे देता है। इस प्रकार से ये जिंक का कार्बधात्विक यौगिक भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अब अगली क्लास में हम कार्ब सल्फर, कार्ब लिथियम, अन्य कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स।